बात साफ साफ सुनी। नंबर 1 शैडो गार्ड ने कहा कि वो मीरा रेड्डी को प्राण साधना द्रव और मानसिक विधि देना चाहता है। किस तरह का रिश्ता किसी को मीरा रेड्डी की मदद करने के लिए तैयार कर सकता है? जवाब लगभग साफ था। सवाल यह था कि मीरा रेड्डी कौन है। इशिता रेड्डी दंग रह गई। मीरा रेड्डी मेरी बहन है। लता अय्यर चौंक गई। तुम्हारी बहन? तो क्या उसके साथ कोई युवक है? इशिता उलझन में दिखी। उन्हें नहीं पता था कि लता अय्यर ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया। मेरी बहन खुद को अच्छी तरह से संभालती है। उसके साथ कोई युवक नहीं है, सिर्फ उसका मंगेतर अर्जुन मेहरा। अर्जुन मेहरा? लता अय्यर की आंखें चमक उठीं। तो क्या आपको लगता है कि अर्जुन मेहरा नंबर 1 शैडो गार्ड हो सकता है? हो वो नंबर 1 शैडो गार्ड? इशिता ने जोर से सिर हिलाया और जिद करते हुए कहा, असंभव। अगर वो नंबर 1 शैडो गार्ड होता तो मैं यंत्र मंडल मंडप की स्वामी होती। फिर उसने अर्जुन के सारे अनुभव अपने नजरिए से सुनाए। सुनने के बाद लता अय्यर दंग रह गई। इतना साधारण? तो वो नंबर 1 शैडो गार्ड नहीं है। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि आपकी बहन मीरा रेड्डी की साधना में इतनी तेजी से सुधार क्यों हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर 1 शैडो गार्ड चुपके से उसकी मदद कर रहा है। ये सुनकर इशिता के मन में कई तरह की भावनाएं उठीं। उलझन इसलिए क्योंकि नंबर 1 शैडो गार्ड उसकी बहन का इतना पक्षधर था, जिससे उसे थोड़ी जलन हो रही थी। उलझन इसलिए भी क्योंकि उसकी बहन उतनी समर्पित नहीं थी जितनी दिखती थी, और अर्जुन मेहरा की पीठ पीछे नंबर 1 शैडो गार्ड के साथ उसका इतना गहरा रिश्ता था। उसे अचानक अर्जुन पर थोड़ा तरस आया। लता अय्यर ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे रेड्डी हवेली ले चलो। अर्जुन मेहरा और अपनी बहन को बुलाओ। मैं उनसे आमने सामने पूछताछ करूंगी। शायद मुझे नंबर 1 शैडो गार्ड के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। तभी उसकी कमर पर लगे जेड पेंडेंट से भी आवाज आई। उसे कुचलने के बाद वो एक वाक्य में बदल गया, संप्रदाय में कोई समस्या है, तुरंत लौट आओ। लता अय्यर का चेहरा थोड़ा अप्रिय हो गया। इस समय क्यों? जरूर बीस्ट टाइड से जुड़ी कोई बात होगी। ठीक उसी समय जब वे नंबर 1 शैडो गार्ड का पता लगाने ही वाले थे। लेकिन बीस्ट टाइड एक महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरीका आया। मीरा रेड्डी को वायु पर्वत संप्रदाय में क्यों न भर्ती कर लिया जाए? नंबर 1 शैडो गार्ड मीरा रेड्डी का इतना साथ दे रहा है तो वो वायु पर्वत संप्रदाय में आने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, है ना? जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, ये उतना ही ज्यादा मुमकिन लगता। फिर उसने पूछा, इशिता, एल्डरली प्रताप तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जाने आ रहे हैं, है ना? इशिता को समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये क्यों पूछा। गर्व से भरकर उसने जवाब दिया, बिल्कुल एल्डरली, वो कुछ दिनों में आएंगे। लता अय्यर ने सिर हिलाया और रहस्यमयी मुस्कान दी। फिर उसने एक उड़ने वाले जानवर को बुलाया और सीधे वापस उड़ गई। अर्जुन मेहरा की बात हो रही है। रेड्डी हवेली में लौटकर उसने मीरा रेड्डी को लगन से फर्श साफ करते हुए पाया। महल के नौकर भी सफाई में व्यस्त थे। जिन जगहों को वे आमतौर पर नजरअंदाज करते थे, वे बेदाग थी। क्या हो रहा है? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। मीरा ने प्रसन्नता से भरकर कहा, मेरी बहन के लिए वायु पर्वत संप्रदाय से पूर्व निर्धारित वरिष्ठ हमारे घर आ रहे हैं। मेरी बहन वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश करने वाली है। अर्जुन भावुक हो गए। मूलाधार स्थापना क्षेत्र में साधना की कठिनाइयों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि आगे की प्रगति के लिए निर्जला नगर आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकता। उसे और अधिक विकास के लिए वायु पर्वत संप्रदाय में जाना पड़ा। वो सोच रहा था कि क्या उसकी आधार स्थापना क्षेत्र साधना एल्डरली की नजर में आएगी, लेकिन अगर वो चला गया तो मीरा का क्या होगा? मीरा, इधर आओ। उसने चुपचाप उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की कुछ बोतलें
और एक बिना सील वाला ड्रैगन खोज शास्त्र निकाला। अगले कुछ दिनों तक कुछ और मत करो, साधना पर ध्यान दो। तुम्हें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या एल्डरली तुम्हें वायु पर्वत संप्रदाय में भी वापस ले जाएंगे। मीरा को रोने और हंसने का मन हुआ। वायु पर्वत संप्रदाय योग्यता को ज्यादा महत्व देता है, वास्तव में वर्तमान क्षेत्र को नहीं। मेरे द्वितीय श्रेणी के आत्मा मूल के साथ मैं एल्डरली की नजर में कैसे आ सकती हूं? फिर भी अर्जुन के भावपूर्ण भाव को देखकर वो उसके अच्छे इरादों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे स्वीकार करना पड़ा और उसने कहा, तो मैं अभी जाकर साधना करूंगी। उसे आज्ञाकारी ढंग से साधना करते हुए देखकर अर्जुन भी आराम करने का इरादा नहीं रखता था। उसे बादल तैरती गुफा में पत्थर की मूर्ति के नीचे छिपे खजाने की याद आई और कुछ साधारण राशन पैक करने के बाद वो अकेले ही पहाड़ों की ओर चल पड़ा। आधे दिन बाद अर्जुन ने मूर्ति को सफलतापूर्वक खोला। एक बार फिर उसने अंदर खजाना देखा, एक तलवार और 2 जेड के डिब्बे। उसने तलवार और 2 पारमार्थिक मृत्यु की गोलियां अभी के लिए अलग रख दी। जड़ विहीन स्वर्गीय जल से भरे जेड के डिब्बे को उठाकर उसने ध्यान से एक बूंद चखी। तुरंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह आत्मा के तालाब में प्रवाहित हुआ, जिससे उसकी साधना थोड़ी बढ़ गई। अर्जुन चकित था। सिर्फ एक बूंद पूरी रात की मौन साधना के बराबर है। उसकी आंखें उत्सुकता से भर गई। उसने तुरंत ड्रैगन खोज शास्त्र का अभ्यास शुरू कर दिया और पालथी मारकर बैठ गया। 3 दिन बाद जेड बॉक्स का जड़हीन स्वर्गीय जल पूरी तरह से गायब हो गया था। अर्जुन ने नींव स्थापना क्षेत्र की तीसरी परत तक सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। क्या अद्भुत चीज है, इसने सीधे 2 परतों को तोड़ दिया। अर्जुन खुशी से चिल्लाया। हालांकि सैद्धांतिक रूप से जड़हीन स्वर्गीय जल केवल एक क्षेत्र को ही तोड़ने की अनुमति देता है। अतिरिक्त परत का कारण उसकी रहस्यमय आत्मा जड़ और ड्रैगन खोज शास्त्र था। उन्होंने जड़हीन स्वर्गीय जल में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण को अधिकतम कर दिया। एक भी कण व्यर्थ नहीं गया। इसी कारण वो सीमा को तोड़ सका और एक अतिरिक्त परत प्राप्त कर सका। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके भीतर शक्ति का एक प्रबल भाव उमड़ पड़ा। फिर उसने पारमार्थिक मृत्यु गोली को देखा और सोचा, मेरा आत्मिक मूल पर्याप्त है। मैं इसे मीरा के पास वापस ले जाऊंगा। देखूंगा कि क्या ये उसके आत्मिक मूल को बेहतर बना सकती है। अंत में उसने उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति बैंगनी तलवार को देखा। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तुरंत जोरदार दबाव के कारण वो तलवार को लगभग पकड़ ही नहीं पाया। इतना भारी? अर्जुन मेहरा काफी हैरान था। अगर वो नींव स्थापना क्षेत्र की तीसरी परत तक न पहुंच पाता तो शायद वो इसे चला ही न पाता। मुझे आश्चर्य है कि इस तलवार में क्या खास बात है। अर्जुन ने अपने सामने मूर्ति की ओर एक सुंदर तलवार घुमाते हुए सोचा। इसके भारीपन के कारण उसकी चालें बेढंगी लग रही थी। ये कुछ खास नहीं लगती, फिर भी थंडर पैटर्न आध्यात्मिक लकड़ी की तलवार से बेहतर नहीं है। अर्जुन निराश हो गया। लकड़ी की तलवार कम से कम दुश्मनों को बिजली से मारने जैसा असर करती थी और बहुत हल्की थी। ये तथाकथित उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति बेहद भारी थी और इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। हालांकि जैसे ही उसने कहा, उसे लगा कि कोई साया उसके सामने दब रहा है। ऊपर देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि विशाल मूर्ति बेवजह टूटकर उस पर गिर रही है। उसने जल्दी से अपनी चाल का इस्तेमाल किया और तेजी से छलांग लगा दी। गड़गड़ाहट, मलबे का एक बड़ा ढेर उसकी पीठ से टकराया, जिससे तेज दर्द हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि मूर्ति गिर गई है। उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया है। इतना करीब। अर्जुन के पसीने छूट गए। क्या हुआ? मूर्ति अचानक क्यों गिर गई? जरा पास जाकर जांच करने पर उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने मूर्ति के टूटे हुए हिस्से पर कई जटिल घाव देखे। वे शीशे की तरह चिकने थे, मानो टोफू को चीरा गया हो।
और उन कटों के निशान बिल्कुल उसकी तलवार की धार जैसे थे। बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने अपने हाथ में चमकती बैंगनी तलवार को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी अभी हवा में तलवार लहराई थी। वो मूर्ति पर कूद पड़ा। बैंगनी तलवार पकड़े हुए उसने मूर्ति पर जोर से वार किया। धमाका! अचानक एक तेज दरार की आवाज आई और मूर्ति 2 टुकड़ों में टूट गई। अर्जुन की सांस फूल गई। उसने चौंक कर बैंगनी तलवार को देखा। इसकी क्षमता दूर से तलवार क्यों छोड़ने की है, और इतनी शक्तिशाली तलवार क्यों कि ये पत्थर को आसानी से काट सकती है। एक पल के लिए वो बेहद खुश हुआ। हाथ में इस तलवार के साथ, 7 तारा तलवार जुए के साथ, विनाशकारी शक्ति का कोई जवाब नहीं था। बस एक ही कमी थी कि तलवार बहुत भारी थी। इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। इसे पूरी तरह से चलाने के लिए शरीर काफी मजबूत होना चाहिए। क्या मुझे शरीर का शोधन करना होगा? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। पिताजी ने एक बार कहा था कि युद्ध मार्ग, विशेष रूप से शरीर की तकनीकें, सबसे कठिन है, क्योंकि इसके लिए किसी तकनीक को साधने से कहीं ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। निर्जला नगर में शरीर की तकनीकों को निखारना आकाश पर चढ़ने जितना कठिन है। मुझे वायु पर्वत संप्रदाय जाना होगा। इसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि दोनों पारलौकिक मृत्यु गोलियां सुरक्षित हैं। फिर बैंगनी तलवार को एक कपड़े में लपेट दिया गया ताकि उसकी बैंगनी चमक ध्यान आकर्षित न करे। लेकिन इसी समय गुफा के बाहर से एक कमजोर और बुजुर्ग चीख सुनाई दी। क्या कोई है? क्या कोई है? मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। इतने घने पहाड़ी जंगल में और कालनागिनी सभा के ठिकाने के बीचों बीच कोई मदद कैसे मांग सकता है? वो तुरंत चट्टान में एक दरार की छाया में छिप गया। कुछ ही देर में बिखरे बालों और खून से लथपथ एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं मिला, और खुद को आसमान की ओर देखकर आप भरने से नहीं रोक सका। मुझे लगा था कि गुफा में कोई शोर कर रहा है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ ही पल बाद लोहे के बुर्ज जैसा एक विशालकाय आदमी गुफा में चला आया। उसके नंगे धड़ पर अजीबोगरीब आकृतियां थी। जैसे जैसे वो चलता गया, उसके कदमों के नीचे जमीन हिलती गई। वो एक हिलते हुए पहाड़ जैसा लग रहा था। अब भाग नहीं सकते, है ना? विशालकाय आदमी ने एक भयावह मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हमारे महाबली संप्रदाय के लौ रक्त सत्य ग्रंथ को चुरा लो, और अगर तुम वायु पर्वत संप्रदाय के क्षेत्र में वापस भाग भी गए तो भी तुम्हें मरना ही होगा। अर्जुन का दिल कांप उठा। महाबली संप्रदाय? क्या ये यंत्र मंडल मंडप के अंतर्गत आने वाले 9 प्रमुख संप्रदायों में से एक नहीं है? ये उन 9 संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली था, और वायु पर्वत संप्रदाय से सबसे दूर भी कई अन्य संप्रदायों द्वारा अलग किया गया। महाबली संप्रदाय के लोगों ने उसे वायु पर्वत संप्रदाय के क्षेत्र में कैसे खदेड़ दिया था? भागते हुए बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, गंगाधर सिंह, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। लौ रक्त सत्य शास्त्र तुम्हारे महाबली संप्रदाय के लिए 18 वर्षों की कीमियागिरी का मेरा इनाम था। महाबली संप्रदाय एक धर्मनिष्ठ संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में तुम खजाने के लिए हत्या करने का साहस करते हो। महाबली संप्रदाय में लौ रक्त सत्य शास्त्र एक गोपनीय तकनीक थी जिसे केवल बड़े लोग ही देख सकते थे। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में गंगाधर सिंह लंबे समय से इसके लिए लालायत थे। सेवानिवृत्त होकर घर लौटे इस वृद्ध व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप ये वस्तु प्राप्त करते देख गंगाधर सिंह ने अपनी दुष्ट योजना बनाई। अरे, कौन सा धर्मी संप्रदाय? इस संसार में शक्ति ही परम सिद्धांत है। गंगाधर सिंह की आंखें उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए तेजी से चमक उठीं। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है। लौ रक्त सत्य शास्त्र सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी से मरने दूंगा, वरना मैं तुम्हें तब तक यातना दूंगा जब तक तुम ऐसा नहीं कर लेते। अर्जुन ने सांस रोक ली।
उसकी निगाहें स्थिर थी। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। इन दोनों के बीच खजाने के विवाद का उससे कोई लेना देना नहीं था। और महाबली संप्रदाय का ये आंतरिक संप्रदाय शिष्य अत्यंत दुर्जय था, जिससे उसे उपवेदी गुरु के उत्पीड़न से कई गुना अधिक उत्पीड़न का एहसास हो रहा था। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने गौर से देखा कि गंगाधर सिंह अपनी आंख के कोने से उसके छिपने की जगह पर नजर डाल रहे थे। उसे तुरंत खतरे का आभास हो गया। हालांकि गंगाधर सिंह उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अचानक अर्जुन की ओर एक मुट्ठी भर पत्थर फेंका। उसे खोज लिया गया था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और तलवार की चाल से उस पत्थर को पीछे हटा दिया। उसकी हथेली दर्द से कांप उठी। वो स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति की शक्ति भयानक थी। दूर से लात मारने वाले एक पत्थर में इतनी शक्ति थी। अगर उसे पास से लात मारी जाती तो उसकी हड्डियां ही नहीं टूटती, वो घातक रूप से घायल भी हो सकता था। ओ, थोड़ी सी कुशलता। गंगाधर सिंह ने आंखें सिकोड़कर अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा, जो धीरे धीरे दरार से बाहर निकल रहा था। मेरे एक वार को झेलने में सक्षम तुम्हें कुछ क्षमता है। क्या तुम वायु पर्वत संप्रदाय के अनुयायी हो? अर्जुन के युवा रूप और शक्ति को देखकर उन्होंने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया। अर्जुन बात को और उलझाना नहीं चाहता था। हां, मैंने यहां ऐसा कुछ नहीं देखा। गंगाधर सिन्हा मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 9 संप्रदाय भाई भाई जैसे हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस तरह बात की। अर्जुन बेहद सतर्क रहे। वे धीरे धीरे पीछे हटे, अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़ी। जब वे चौक के किनारे पहुंचे, गंगाधर सिंह अब खुद को रोक नहीं पाए और खींचकर बोले, तुम बहुत चतुर हो। उनका कभी इरादा अर्जुन को जाने देने का नहीं था। वो बूढ़ा व्यक्ति एक आत्मा गुरु था, जिसने कई वर्षों तक महाबली संप्रदाय के लिए काम किया था। अगर उसने उसे मार डाला और लौ रक्त सत्य शास्त्र चुरा लिया, तो वो किसी और को कैसे बता सकता था? उनके विनम्र शब्द अर्जुन की सतर्कता कम करने के लिए थे। फिर वो एक घातक प्रहार करने की सोच रहा था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा इतना सतर्क था कि उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसे अपने हमले की सीमा के पास देखकर गंगाधर सिंह खुद को रोक नहीं सका और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। बोलते बोलते उसने एक जोरदार प्रहार किया। ढेर सारे पत्थर तोप के गोलों की तरह ऊपर की ओर उछले। सौभाग्य से अर्जुन तैयार था। उसने अपनी लकड़ी की तलवार बार बार घुमाई, जिससे सभी पत्थर गिर गए। इस मौके का फायदा उठाकर गंगाधर सिन्हा, जो अनाड़ी लग रहा था, आश्चर्यजनक गति से उछला, लंबे कदमों से छलांग लगाई और मेरू पर्वत की तरह नीचे की ओर दबाव डालते हुए नीचे आया। अपने ऊपर तेजी से दबाव डाल रही छाया को महसूस करते हुए बिना सोचे समझे अर्जुन ने तुरंत अपनी चाल का इस्तेमाल किया और बाल बाल बच गया। गड़गड़ाहट। जहां वो खड़ा था, वहां गंगाधर सिन्हा के विशाल शरीर ने 1 फुट गहरा कुचल दिया था। मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल रही थी। अगर उसे चोट लग जाती तो वो मर जाता। अर्जुन चौंक गया, लेकिन हिचकिचाया नहीं। मुड़कर अपनी तलवार से वार किया। अकेले तारों के बिंदु। बहरहाल तलवार से उसकी त्वचा पर बस एक सफेद खरोंच रह गई। खरोंच जैसा कितना कठोर शरीर है। गंगाधर सिंह खिलखिलाकर हंसे। एक टूटी हुई लकड़ी की तलवार मेरे शरीर को भेदने की कोशिश कर रही है, तो फिर मेरे 10 साल के वज्र अजय प्रशिक्षण एक कुत्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। दूर खड़े बूढ़े व्यक्ति ने भी जल्दी से याद दिलाया। युवा नायक गंगाधर सिंह शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करते हैं। ध्यान रखना कि उन्हें पास न आने देना। क्या तुम्हें ये कहने की जरूरत है? अर्जुन अवाक रह गया। उसने शांति से अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया, हमेशा दूरी बनाए रखते हुए, और अपनी तलवार से फिर
वार किया। 3 तारे चांद को रोशन कर रहे हैं। स्विश! तलवार की शक्तिशाली चाल ने उसके हाथ को चीर दिया, सिर्फ एक सफेद खरों छोड़कर। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम अभी मर सकते हो, गंगाधर सिंह ने व्यंग्य किया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और अचानक चिल्लाया, उत्तर दिशा में 7 तारे। तीसरी चाल 7 तारा तलवार जुए का सार थी। सबसे मजबूत चाल, काटना। कपड़े के फटने की आवाज के साथ लकड़ी की तलवार उसकी छाती में जा धंसी, सख्त त्वचा को चीरते हुए, मांस को चीरते हुए। तुरंत खून बह निकला। हिस! गंगाधर सिंह दर्द से करा उठे। फिर भी अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर कोई आम इंसान होता तो ये तलवार कब की उसकी आते फाड़ देती, लेकिन गंगाधर सिंह के लिए इसने तो बस त्वचा की एक परत को चीर दिया, ये हड्डी को भी नहीं छू पाई। इस आदमी का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। गंगाधर सिंह ने अपनी छाती पर लगे खून के धब्बे पोंछे। आखिरकार गुस्से से भर गए। कुत्ते, तूने मुझे घायल करने की हिम्मत की। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शक्तिशाली पैर आगे बढ़े और उसका पूरा शरीर आगे की ओर झपटा। दूर से वो एक विशालकाय मेंढक जैसा लग रहा था। अर्जुन समय रहते बच नहीं सका। फिर भी वो शांत रहा। एक बार फिर उत्तर की ओर 7 तारे दिखा रहा था। गंगाधर सिंह दहाड़े, मर जा। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने दोनों हाथों से लकड़ी की तलवार पकड़ ली। उसे क्या पता था कि अर्जुन इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अचानक लकड़ी की तलवार के बिजली के झटके को चालू कर दिया। चटक! गंगाधर सिंह के शरीर में तुरंत एक निरंतर धारा प्रवाहित हुई। उसका शरीर जोर से ऐंठ गया और हवा में ही अकड़कर जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। वो सचमुच मेंढक जैसा था, लेकिन अर्जुन के सिर में झंझनाहट का कारण था। वो धारा जो किसी भी साधारण व्यक्ति को 3 सांसों से ज्यादा समय तक अकड़ सकती है। गंगाधर सिंह बस एक पल के लिए अकड़ गए थे, फिर होश में आए। वो गुस्से से ऊपर चढ़े, लकड़ी की तलवार के जोर से 2 टुकड़े किए और उन्हें जोर से अर्जुन के पैरों पर फेंक दिया। साले, अब तुझे मर जाना चाहिए, है ना? ये कहते हुए वो धुंध में बदल गए और अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। बुजुर्ग ने हताश होकर चीख मारी, जल्दी से बचो। उन्हें अर्जुन का हश्र लगभग समझ आ गया था। एक टक्कर और वो निश्चित रूप से खून के धुंध में बदल जाएगा। अर्जुन के दिल में भी ठंडक महसूस हुई। ये उसका आखिरी मौका था। उन्होंने अपनी पीठ से बैंगनी तलवार को उल्टी पकड़ से खींच लिया। कपड़े की लपेट खोलने का भी समय नहीं मिला। उसने दूर से ही आक्रमणकारी गंगाधर सिन्हा पर वार किया। चाल बेढंगी और धीमी थी। इस पर गंगाधर सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें तलवार भी ठीक से नहीं पकड़नी आती, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत। ये कहते हुए गंगाधर सिंह जड़वत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके और अर्जुन के बीच की दूरी अचानक कम होना बंद हो गई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी दृष्टि रेखा में एक शरीर का निचला आधा हिस्सा देखा, जिसके सिर्फ पैर बचे थे, जो जड़त्व से अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अंततः जैसे ही वो अर्जुन के पास पहुंचने वाला था, वो धड़ाम से गिर पड़ा और उसका अपना शरीर भी भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने शरीर की ओर देखते हुए उसका निचला हिस्सा गायब हो गया था। तुरंत विलंबित दर्द ने इतनी जोर से मारा कि वो दर्द से चीख पड़ा, आ आ मेरा शरीर, मेरा शरीर। छींटे उसे ज्यादा देर तक पीड़ा नहीं हुई। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार से उसका गला चीर दिया, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपनी मृत्यु तक उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। ये तो बहुत करीब था। अर्जुन ने राहत की मुद्रा में अपने माथे से पसीना पोंछा। अगर उसे बैंगनी तलवार न मिली होती, उसे डर था कि आज उसका अंत हो जाता। थंडर पैटर्न आध्यात्मिक लकड़ी की तलवार का तो बस अफसोस है।
उसने टूटी हुई लकड़ी की तलवार उठाई। उसका दिल दुख रहा था। ये इतने लंबे समय से उसके साथ थी और अक्सर उसे खतरनाक परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करती थी। आज ये गोलीबारी में फंस गई और असमय ही समाप्त हो गई। अस्त व्यस्त बुजुर्ग क्षमा याचना करते हुए उसके पास आया और बोला, माफ करना युवा नायक, मैंने उसे जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं लाया। ये तो बस एक जिंदा दिली थी। चलो मैं तुम्हें कुछ चांदी देकर मुआवजा देता हूं। अर्जुन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारी चांदी की किसे परवाह है? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण माफी काफी होगी? अचानक उसे गंगाधर सिंह द्वारा कहे गए लौ रक्त सत्य शास्त्र की याद आ गई। मेरे लिए लौ रक्त सत्य शास्त्र की एक प्रति ले आओ और हम हिसाब बराबर कर लेंगे। बूढ़े के होंठ कांप रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मुझे अपनी जान बचाने का एहसान चुकाना ही होगा। उसने गंगाधर सिन्हा को लौ रक्त सत्य शास्त्र इसलिए नहीं सौंपा था क्योंकि अगर वो उसे सौंप देता तो उसकी हत्या कर दी जाती। लेकिन उसके सामने खड़ा अर्जुन मेहरा कोई बेरहम खलनायक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने घने अक्षरों से ढका एक लोहे का स्क्रॉल निकाला जो शरीर शोधन की एक तकनीक थी। अर्जुन ने उस पर नजर डाली। उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। एक गहन स्तर की निम्न श्रेणी की शरीर शोधन तकनीक। बूढ़ा आदमी नकल करने के लिए नीचे बैठ गया और गर्व से बोला, यह महाबली संप्रदाय की सर्वोच्च स्तर की शरीर शोधन विधि है जिसे केवल बड़े बुजुर्ग और संप्रदाय के गुरु ही देखते हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है कि गंगाधर सिंह ने मुझे वायु पर्वत संप्रदाय के इलाके में क्यों खदेड़ा? हालांकि अर्जुन ने आशय समझ लिया। देखा, क्या इस शरीर शोधन विधि का अभ्यास कोई नहीं करता? क्या इस तकनीक में कोई समस्या है? वो भी हैरान था। अगर ये सर्वोच्च स्तर की तकनीक थी तो कोई बाहरी व्यक्ति इसे कैसे ले जा सकता था? उस बुजुर्ग का बूढ़ा चेहरा सख्त हो गया। ये बच्चा वाकई बहुत तेज था। उसने तुरंत कुछ गड़बड़ समझ ली थी, इसलिए उसने बेबसी से आह भरी, इस तकनीक में कोई समस्या नहीं है, बस इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। खुद देखो, पहली परत का अभ्यास करने में क्या लगता है? अर्जुन ने गौर से देखा। उसका चेहरा अजीब सा हो गया। चौथे स्तर की स्पिरिट पिल्स, 10 फियर्स टाइगर पिल्स। उस बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हें समझ आया कि कोई इस तकनीक का अभ्यास क्यों नहीं करता। फियर्स टाइगर पिल्स, सिर्फ एक 4 स्टार सोल मास्टर ही इन्हें परिष्कृत कर सकता है। लेकिन 4 सितारा आत्मा गुरु कहां मिलेगा? महाबली संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, यंत्र मंडल मंडप में भी कोई नहीं है। तो ये तकनीक दिखावे के लिए ही बेकार है। बुजुर्ग को अपनी खोज की तकलीफ याद आ गई। वो बहुत दुखी हुआ। मैं शायद पागल हो गया था कि इसे इनाम समझ रहा था। तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते और इसने मुझे खोज में डाल दिया। मैंने लगभग अपना पुराना जीवन ही गवा दिया था। युवक, तुम इसे पढ़ने के लिए वापस ले जा सकते हो, लेकिन इसका अभ्यास मत करो। भयंकर बाघ की गोलियों के बिना कोशिश करने पर भी ये बेकार है। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। कुछ नहीं कहा। भयंकर बाघ की गोलियां, दूसरे उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कर सकता था। वो बिना किसी परेशानी के इस तकनीक का अभ्यास कर सकता था। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अर्जुन बेपरवाही से गंगाधर सिन्हा के शरीर को देखने गया। उसे काफी चीजें मिली। हालांकि गंगाधर ने शरीर शोधन का मार्ग अपनाया था, इसलिए वहां कोई साधना तकनीक या नींव स्थापना गोलियां नहीं थी। लेकिन चमकदार स्फटिक पत्थरों से भरा एक थैला था जिसने उसका ध्यान खींचा। गंगाधर सिन्हा काफी धनी थे। उनके पास वास्तव में सो मध्यम श्रेणी के स्फटिक पत्थर थे, जो 1000 निम्न श्रेणी के स्फटिक पत्थरों के बराबर है। बुजुर्ग ने नजर घुमाई, तुरंत ईर्ष्यालु हो गए और मुश्किल से निगल पाए। स्फटिक पत्थर? अर्जुन ने आश्चर्य से बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग दंग रह गए। युवा वीर, क्या वायु पर्वत संप्रदाय स्फटिक पत्थरों का उपयोग नहीं करता? नव संप्रदाय में
विभिन्न उच्च मूल्यवान दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों को चांदी से मापना कठिन है, इसलिए स्फटिक पत्थर मानक मुद्रा है। अर्जुन ने ओ कहा और लूट का माल जेब में रख लिया। जल्द ही बुजुर्ग ने तकनीक की नकल पूरी कर ली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर शब्द सही है। जांच की, फिर उसे रख दिया। अलविदा। बुजुर्ग भी जाने के लिए उठे, लेकिन अचानक वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें धुंधली हो गई। अर्जुन ने अपने कदम रोके और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? पुरानी समस्या है, कोई गंभीर बात नहीं। बुजुर्ग ने सांस लेने के लिए संघर्ष किया। अपनी छाती से दवा की शीशी निकाली, लेकिन वो टूटी हुई थी। भागने के दौरान अंदर की सारी गोलियां खो गई थी। वे तुरंत घबरा गए। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। अंत तक मदद करने के विचार से वो बुजुर्ग की नब्ज देखने गए और दवा की शीशी सूंघी। तो तुम्हारी मेरिडियंस में कोई समस्या है। उन्होंने बुजुर्ग का सामान ढूंढा, जरूरी सामान ढूंढा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ गोलियां परिष्कृत की, एक बुजुर्ग को खिलाई और बाकी उनके पास रख दी। जब बुजुर्ग उठे तो अर्जुन जा चुका था। उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी सारी स्पिरिट पिल्स गायब थी। उसे ये कहां से मिली? स्पिरिट पिल्स को केवल सोल मास्टर्स ही परिष्कृत कर सकते हैं। इसी समय उसने अपने सामने रखी स्पिरिट पिल्स पर नजर डाली और उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई। उच्च श्रेणी की नाड़ी बढ़ाने वाली गोली। इसे कम से कम एक 3 सितारा आत्मा गुरु ही परिष्कृत कर सकता है। वो युवक वास्तव में एक 3 सितारा आत्मा गुरु है। वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक 3 सितारा आत्मा गुरु यंत्र मंडल मंडप में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वो युवक उनमें से एक है। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे कभी विश्वास ही नहीं होता कि एक 3 सितारा आत्मा गुरु इतना युवा हो सकता है। बहुत देर तक वो अपने सदमे को शांत नहीं कर सका, ये जानते हुए कि वहां ज्यादा देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। वो जल्दी से वहां से चला गया। जैसे ही वो गंगाधर सिंह के शरीर के पास से गुजरा, उसने आह भरी, तुम सच में अन्याय से नहीं मरे। वो एक 3 सितारा आत्मा गुरु था, जो अक्सर इस स्तर पर अथाह होता है। सोचने पर भी कि तुमने उस पर हमला किया, तुम्हें सचमुच अपनी जान की कद्र नहीं रही होगी। थोड़ी देर बाद वो शर्मा परिवार के पास लौट आया। शर्मा चंद्रकांत अपने कुल के लोगों के एक समूह के साथ घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत करने लगे। हम बूढ़े स्वामी का स्वागत करते हैं। पता चला कि वो शर्मा परिवार के बूढ़े स्वामी शर्मा वेन्युआन एक सच्चे 1 स्टार सोल मास्टर थे। उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय उनका चेहरा कठोर था और उन्होंने पूछा, व्यापार इतना खराब क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? हवेली लौटने से पहले उन्होंने शर्मा परिवार की विभिन्न दुकानों की विशेष रूप से जांच की थी और पाया था कि उनका व्यापार बहुत खराब चल रहा है, पहले जैसा नहीं। शर्मा चंद्रकांत ने रोते हुए बताया, बूढ़े स्वामी, आपको शायद पता न हो, लेकिन वर्मा परिवार ने एक शक्तिशाली सोल मास्टर को आमंत्रित किया था, जिसने हमारा आधे से ज्यादा व्यापार छीन लिया। मैंने सुना है कि सोल मास्टर वर्मा परिवार के लिए सोल मास्टर प्रशिक्षुओं के एक समूह को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं, खास तौर पर निम्न श्रेणी की नींव स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए और हमारे शर्मा परिवार की आजीविका को समाप्त करने के इरादे से। ये सुनकर शर्मा वेन्युआन का चेहरा उतर गया। हमारे शर्मा परिवार की आजीविका को समाप्त करने के लिए सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना, कितना अहंकार! मुझे खुद देखना होगा कि ये व्यक्ति कौन है। शर्मा चंद्रकांत बहुत खुश हुए और पूछा, बूढ़े गुरु, आप इससे कैसे निपटेंगे? शर्मा वेन्युआन ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या वो सोल मास्टर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य लोगों की भर्ती नहीं कर रहे हैं? मैं उनके आह्वान का जवाब दूंगा और सुनूंगा कि वो क्या करने में सक्षम है। रेड्डी हवेली। अर्जुन मेहरा अभी अभी लौटे थे और उन्होंने हवेली का नवीनीकरण देखा। सब व्यस्त थे। इशिता रेड्डी ने भी एकदम नया पहनावा पहन लिया था। आमतौर पर बिना मेकअप के रहने वाली
उसने अपने 18 साल के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का स्वागत करने के लिए थोड़ा सा मेकअप किया था। अर्जुन हैरान रह गया और उसने लिखा, ये क्या है? इशिता शुरू में अर्जुन पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो अपने अच्छे मूड को रोक नहीं पाई। और तो और वो अर्जुन के सामने दिखावा भी करना चाहती थी। बड़ेली आज हमारे रेड्डी परिवार में आ रहे हैं। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ और उसने लिखा, क्या ये कुछ दिन बाद नहीं था? अचानक समय क्यों बदल दिया गया? इशिता के चेहरे पर भी उलझन थी। पहले ली प्रताप ने उन्हें सूचित किया था कि ये 5 दिन बाद होगा, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अचानक समय बदल दिया और रेड्डी परिवार के पास पहुंच गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया, शायद इसलिए कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंच गई हूं। एल्डरली इतने प्रसन्न हैं कि वे मुझे समय से पहले ही वायु पर्वत संप्रदाय में स्वीकार करना चाहते हैं। ये स्पष्टीकरण समझ में आया। हालांकि अर्जुन को अभी भी कुछ अजीब लगा। वायु पर्वत संप्रदाय के बुजुर्ग, उनमें से कौन इतने सारे कामों में व्यस्त नहीं था? पहले से ही कई काम तय थे, तो वे अचानक व्यवस्था कैसे बिगाड़ सकते थे? अर्जुन, तुम वापस आ गए? मीरा रेड्डी एक कपड़ा पकड़े हुए हैरान थी। पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थे? उसे फिर से नौकरों का काम करते देखकर अर्जुन तुरंत क्रोधित हो गया और लिखा, मैंने तुम्हें साधना करने के लिए कहा था, तुम क्या कर रही हो? मीरा ने अपने बगल में बैठी इशिता की ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोली, मैं अभी मदद करने के लिए रुकी थी। अर्जुन, सच बताओ, तुमने मुझे जो द्रव दिया था वो असल में क्या है? और नई मानसिक विधि, उसका स्तर क्या है? मैं फिर से आगे क्यों बढ़ गई और अब प्राण साधना के 8वें स्तर पर पहुंच गई हूं? उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। साधना की गति बहुत तेज थी। ये लगभग ईश्वरीय सहायता जैसा था। अर्जुन का मुंह फड़क उठा। पूरी दुनिया में सिर्फ यही मूर्ख लड़की इतनी जल्दी साधना करने की चिंता करेगी। उच्च स्तरीय प्राण साधना द्रव और उच्च स्तरीय गहन मानसिक विधि के साथ मीरा के लिए तेजी से प्रगति न करना मुश्किल था। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक पारमार्थिक मृत्यु की गोली निकाली, उसे दी और लिखा, इसे निगल लो। इशिता ने ये बात बगल से देखी। उत्सुकता से उसने पूछा, अर्जुन, अब तुम मेरी बहन को कौन सी अच्छी चीज दे रहे हो? अर्जुन मुड़ा और उसे एक नोट दिया। क्या तुम्हें भी चाहिए? अपनी सीमाओं को समझते हुए इशिता ने मुंह बनाया। तुम्हारी चीजें कौन चाहता है? मैं वायु पर्वत संप्रदाय का अनुयायी बनने वाला हूं। वायु पर्वत संप्रदाय में क्या नहीं है? अर्जुन ने लिखा, ये सबसे अच्छा है, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दूंगा। इशिता तुरंत क्रोधित हो गई। उसकी छाती धड़क रही थी। वो अपने चांदी के दांत काट रही थी। न जाने क्यों अब उसे अर्जुन के रवैये की और भी ज्यादा परवाह होने लगी। पहले वो उसे हवा की तरह समझती थी। मीरा ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है? बहन को दे दो। अर्जुन द्वारा फिर से दान दिया जा रहा है। इशिता गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहन, इसे मत खाना, ध्यान रखना, इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मीरा को सिर दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन को क्या हो गया है। वो हाल ही में अर्जुन से क्यों झगड़ रही थी? पिछले 10 सालों से क्या वे एक दूसरे के साथ बिना किसी दखलंदाजी के अच्छी तरह से नहीं रह रहे थे? अपनी हथेली में गोली देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। अर्जुन ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई बदलाव नजर आ रहा है? मीरा ने उलझन में सिर हिलाया। नहीं। थोड़ा सोचने के बाद अर्जुन समझ गया। पारमार्थिक मृत्यु गोली ने आध्यात्मिक मूल की गुणवत्ता में सुधार किया, शारीरिक परिवर्तनों में नहीं। इसलिए अगर बदलाव होते भी तो शरीर उन्हें नहीं दिखाता। जिस खजाने ने उपवेदी गुरु को पछतावे के साथ मरने पर मजबूर कर दिया, वो असाधारण ही होगा। क्या तुम सब तैयार हो? मेरे गुरु जल्द ही यहां आएंगे। दरवाजे के बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई। जोशी किजेन तेजी से अंदर आया। इशिता की आंखें चमक उठीं
और वो दौड़कर आदरपूर्वक बोली, वरिष्ठ भाई जोशी। जोशी किजेन ने सुंदर और आकर्षक इशिता रेड्डी को देखा और अपने चेहरे पर एक गर्माहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब वो मीरा रेड्डी की जांच करने के लिए ली प्रताप के पीछे निर्जला नगर गया था, तब उसने उसे एक बार देखा था। उस समय वो इशिता की सुंदरता से चकित था और उसने उस पर गहरी छाप छोड़ी। आधा साल बीत चुका था। उसे फिर से देखकर वो अब भी उसे चकित कर रहा था। कनिष्ठ बहन, क्या आप सब तैयार हैं? इशिता ने सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई जोशी, कृपया कोई कमी बताएं। जोशी किजेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, हल्के से सिर हिलाया। ये साफ सुथरा लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। इसी समय उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ये कौन है? इशिता ने दुखी होकर जवाब दिया, मेरी बहन का मंगेतर अर्जुन मेहरा। तो वो अर्जुन मेहरा था? उसकी आंखों में दुश्मनी की एक लकीर उभर आई। पहले कपूर जयंत के चढ़ावे से उसे हर साल कुछ अग्नि आत्मा मोती मिल जाते थे। अब जब कपूर जयंत मर चुका है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ये अर्जुन मेहरा जरूर कपूर जयंत की मौत में शामिल रहा होगा। छोटी बहन इशिता, हमारे स्वामी का रूप किसी भी अनजान व्यक्ति को देखने के लिए नहीं है। ये अर्जुन मेहरा एक नजर में ही बदनाम लगता है, इससे छुटकारा पाओ। इशिता ने भौहें चढ़ाई। हालांकि वो अर्जुन को नापसंद करती थी, फिर भी वो बदनाम कैसे हो गया? लेकिन ली प्रताप के आने को देखते हुए उसे अर्जुन को झुकना पड़ा। अर्जुन, पिछले आंगन में जाओ, आज बाहर मत आना। अर्जुन ने जोशी किजेन को घूरा। वो बिना कुछ कहे चला गया। मीरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन इशिता ने उसे रोक दिया। बहन, तुम्हें रुकना चाहिए। अगर एल्डर ली को तुमसे प्यार हो जाए तो क्या होगा? जोशी किजेन ने व्यंग्य किया, ये सोचकर कि अर्जुन अच्छा नहीं है, उसकी मंगेतर भी नहीं। उसे भी जाने दो। मीरा ने रुकने का इरादा नहीं किया था। उसने जोशी किजेन को एक ठंडी नजर से देखा और अर्जुन का हाथ थामे चली गई। इसी समय जोशी किजेन ने मीरा की अद्भुत सुंदरता पर ध्यान दिया। वो खुद को पछताए बिना नहीं रह सका। इशिता की बहन तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। इस कचरे पर कितनी खूबसूरती बर्बाद हो गई। उसी क्षण एक चिड़िया झपट्टा मारकर आंगन के बीचों बीच आ गिरी। ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी नीले वस्त्र पहने खड़ा था, किसी दिव्य पुरुष की तरह सुंदर, विद्वान चेहरे वाला। उसकी आभा विस्मयकारी थी। रेड्डी महेश ने अपने कुल के लोगों के एक समूह के साथ तुरंत उसका स्वागत किया। रेड्डी परिवार के सभी सदस्य एल्डर ली का स्वागत करते हैं। ली प्रताप नीचे कूद पड़े। उनकी नजर रेड्डी परिवार के सदस्यों पर तेजी से पड़ी। जब उन्होंने इशिता को देखा तो कुछ देर रुके और फिर नजरें फेर ली। उसका ध्यान जू परिवार की महिला सदस्यों पर ही केंद्रित रहा। चारों ओर देखने के बाद उसने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया। युवा संप्रदाय के नेता ने जैसा बताया था, वह जू योरान कौन है? कुछ दिन पहले लता अयर को एक सम्मन मिला और वो जल्दी से वायु पर्वत संप्रदाय में लौट आई। उन्होंने सबसे पहले संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करने के बजाय उन्हें ढूंढने का काम किया। ली प्रताप को यह बात अच्छी तरह याद थी। लता अयर उत्साहित थी और उन्होंने कहा कि निर्जला नगर स्थित रेड्डी परिवार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण महिला है, जिन्हें वायु पर्वत संप्रदाय में शामिल किया जाना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख की बेटी ने स्वयं आदेश जारी किया था, तो ली प्रताप कैसे मना कर सकते थे? इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला और रेड्डी परिवार के पास समय से पहले पहुंच गए। रेड्डी महेश के उत्साहपूर्ण निमंत्रण पर वे हॉल में बैठ गए। कुछ देर की बातचीत के बाद वे मुस्कुराते हुए पूछे बिना नहीं रह सके, इशिता, अपने इन कुल सदस्यों का परिचय दो। इशिता रोमांचित हो गई और रेड्डी परिवार के सभी सदस्य शांत उत्साह से खड़े हो गए। निस्संदेह ली प्रताप भी रेड्डी परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानना चाहते थे। अगर कोई उसकी नजर में आ जाता तो वो उसे भी वायु पर्वत संप्रदाय में वापस ले जाता। रेड्डी महेश मन ही मन उत्साहित हो गया
और जल्दी से बोला, इशिता, जल्दी करो और उन्हें एल्डरली से मिलवाओ। इशिता ने सिर हिलाया। एल्डरली, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे परिवार के बड़े हैं, ये मेरे चचेरे भाई रेड्डी विक्रम है, ये मेरे छोटे चचेरे भाई रेड्डी नील है, ये है। उसने एक एक करके उनका परिचय कराया। ली प्रताप ने धैर्यपूर्वक सभी परिचय सुने। वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या रेड्डी परिवार के सभी सदस्य यहाँ हैं? मीरा रेड्डी कहाँ थी? क्या निर्जला नगर में कोई और रेड्डी परिवार हो सकता है? क्या वो गलत जगह आ गया था? इशिता झिझकी और जोशी किजेन की ओर देखते हुए बोली, एल्डरली को रिपोर्ट करते हुए, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम मीरा रेड्डी है। ली प्रताप के दिल का पत्थर हट गया और उसने पूछा, क्या वो परिवार में नहीं है? हॉल अचानक शांत हो गया। सबने जोशी किजेन की ओर देखा। जोशी किजेन स्तब्ध रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि गुरु मीरा रेड्डी की इतनी परवाह करेंगे। कई लोगों के निगाहों के सामने जोशी किजेन झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसे जवाब देना पड़ा। बड़े साहब को रिपोर्ट करते हुए मैंने उसे बैठक से दूर रहने को कहा था। क्या? ली प्रताप अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने जीवन में लता अय्यर को किसी व्यक्ति की इतनी परवाह करते कभी नहीं देखा था। इसके अलावा लता अय्यर ने कुछ ऐसा कहा था जिससे वो बहुत हैरान हो गया था। अगर वो मीरा रेड्डी को अपनी शिष्या बना लेता तो वायु पर्वत संप्रदाय भविष्य में 9 संप्रदायों में नंबर 1 संप्रदाय बन जाता। इतनी महत्वपूर्ण शिष्या और उसके मूर्ख शिष्य ने उसे बैठक से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। अगर लता अय्यर को पता चल जाता तो वो बहुत क्रोधित होती, है ना? वो गुस्से से भर गया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारते हुए उसे डांटते हुए बोला, तुम्हें उसे दूर भेजने की इजाजत किसने दी? मूर्ख, मेरी नजरों से दूर हो जा। जोशी किजेन डर के मारे कांप उठा। अपने मालिक के संरक्षण में इतने सालों में उसने अपने मालिक को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसने देर न की और झुककर जल्दी से हॉल से रेड्डी परिवार को छोड़कर चला गया। हॉल में मौजूद लोगों की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। रेड्डी महेश ने घबराहट में मुंह खोला और फुसफुसाया, इशिता, जल्दी से अपनी बहन को एल्डरली से मिलवाने जाओ। कुछ ही देर बाद मीरा रेड्डी हैरान परेशान लौट आई। अर्जुन मेहरा उनके साथ थे। इशिता की बातों से अर्जुन भी हैरान था। लगता है एल्डरली खास तौर पर मीरा को ढूंढने आए थे, लेकिन वो कभी वायु पर्वत संप्रदाय की नजरों में नहीं आई, तो एल्डरली को उसके अस्तित्व के बारे में कैसे पता? और तो और उसकी पिछली ताकत तो बिल्कुल साधारण थी, इसलिए किसी के लिए भी उसे पहचान पाना मुश्किल होगा। अर्जुन ने उलझन में अपना सिर खुजलाया, फिर अचानक सोचा, क्या कोई उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया होगा? सोचने पर यही सबसे ज्यादा संभावना लग रही थी। नहीं, मुझे भी वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन चिंतित होकर बुदबुदाया। मीरा के आते ही ली प्रताप की मुस्कान और भी गर्म हो गई और वो बेहद दयालु हो गया। क्या आप मीरा रेड्डी हैं? इस रवैये से इशिता थोड़ी उदास हो गई। ली प्रताप भी उसके प्रति इतना दयालु नहीं था। उसे उसकी बहन की इतनी परवाह क्यों थी? वो आधिकारिक तौर पर आंतरिक संप्रदाय की शिष्या नियुक्त की गई थी, है ना? मीरा इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। हकलाते हुए बोली, हाँ, मैं मीरा रेड्डी हूं। ली प्रताप ने उत्सुकता भरी नजरों से धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने आया हूं। क्या तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होने को तैयार हो? क्या? हॉल में मौजूद सभी लोग बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से हैरान थे। सिर्फ उसका चेहरा देखकर और उसका नाम पूछकर। उसके आत्मिक मूल की परीक्षा नहीं, उसकी साधना की जांच नहीं। फिर भी उसने उसे सीधे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। रेड्डी महेश पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर अति प्रसन्न हुए और जल्दी से बोले, मीरा, जल्दी से अपने गुरु को प्रणाम करो। 2 बेटियों का वायु पर्वत संप्रदाय में शामिल होना, यह कितना गौरव की बात थी। इशिता भीतर से असंतुलित महसूस कर रही थी।
क्यों? वो स्वर्ग का गौरव थी, जिसने अंततः स्वीकृति पाने के लिए कई मूल्यांकनों से गुजरा था। लेकिन उसकी बहन को सिर्फ चेहरा दिखाने भर से सीधे शिष्या मान लिया गया। इस स्पष्ट असमानता ने उसे अंदर से असहज कर दिया। मीरा असमंजस में थी। तभी अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि मीरा वायु पर्वत संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाएगी। अचानक एल्डरली ने उसे सीधे स्वीकार कर लिया। मीरा जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और शिक्षुता समारोह संपन्न किया। ली प्रताप ने मुस्कुराते हुए उसे धीरे से उठाया और कहा, ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। किसी गुरु को स्वीकार करने में ईमानदारी ही मायने रखती है। आपको इन सभी जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। मीरा ने आदरपूर्वक कहा, ली गुरु। ली प्रताप अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खिलखिलाकर हंसा और अपनी छाती से एक कंगन निकाला, जो एक मंद आत्मिक प्रकाश से ओतप्रोत था। ये एक जादुई कलाकृति थी। हमारी पहली मुलाकात के लिए एक उपहार, इसे ले लो। मीरा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद गुरु। इस दृश्य ने इशिता को और भी कड़वाहट से भर दिया। रेड्डी महेश ने ध्यान दिया और कहा, बड़ेली, क्या मेरी छोटी बेटी को भी औपचारिक रूप से आपको अपना गुरु नहीं मानना चाहिए? पहले उसे केवल एक शिष्या के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि अभी वायु पर्वत संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती का दिन नहीं आया था, इसलिए उसे अभी तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अब समय आ गया था। ली प्रताप को लगा जैसे उसे अभी अभी इशिता की याद आई हो और उसने हल्के से सिर हिलाया। इशिता, तुम्हें भी मुझे अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। इशिता प्रसन्न होकर अपनी बहन की नकल करते हुए झुककर प्रणाम किया। अप्रत्याशित रूप से ली प्रताप की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। ये देखकर रेड्डी महेश का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने जल्दी से इशिता को देने के लिए एक कप चाय डाली और डांटते हुए कहा, बड़ेली का दर्जा बहुत ही महान है। समारोह के लिए चाय लेकर जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ। लेकिन जब उसकी बहन ने गुरु को स्वीकार किया तो ऐसा नहीं था। उसके लिए ये अलग क्यों था? उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा, चाय ली और जमीन पर आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठ गई और झुककर चाय पेश करते हुए कहा, गुरुजी, चाय लीजिए। ली प्रताप ने सिर हिलाया, हल्के से चाय ली और कहा, आज से तुम मेरी शिष्या रहोगी। उठो। इशिता उठी और एक तरफ हट गई, लेकिन काफी देर तक इंतजार करती रही। उसे अभी भी अपनी बहन जैसा उपहार नहीं मिला था। उसे बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों था? ली प्रताप उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करने के लिए यहां विशेष रूप से नहीं थे। ऐसा क्यों लगा कि वो उसकी बहन के लिए आए थे और वो तो बस संयोगवश थी? ली प्रताप की नजर दोनों बहनों के बीच घूम गई और फिर उन्होंने कहा, मेरे शिष्य सच्चे शिष्य और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सच्चे शिष्यों को मुझसे ज्यादा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पर्याप्त संसाधन दिए जाएंगे, लेकिन उनकी साधना ज्यादातर उन पर निर्भर करेगी। हर साल मैं सिर्फ एक ही सच्चे शिष्य को स्वीकार कर सकता हूं। इससे इशिता को थोड़ा अच्छा लगा। आखिरकार उसे शुरू से ही एक सच्चे शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए ली प्रताप ने रुककर कहा, इस साल मैं मीरा रेड्डी को एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। इशिता रेड्डी, अभी इसे सहन करो और अगले साल मैं तुम्हें एक सच्चा शिष्य बनाऊंगा। क्या? इशिता रेड्डी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी, क्या आपने बहुत पहले ही तय नहीं कर लिया था कि मैं ही सच्चा शिष्य बनूंगा? ये मेरी बहन को क्यों मिला? लता अय्यर की बातों के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाए और सिर्फ चतुराई से कह पाए। कुछ बातें हैं जो मैं साफ साफ नहीं समझा सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपकी बहन सच्ची शिष्या बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इशिता की आंखें शिकायत से लाल देखकर उन्होंने उसे दिलासा दिया।
ऐसा क्यों होगा? तुम नाम के लिए आंतरिक संप्रदाय की शिष्या रहोगी। वास्तव में मैं तुम्हें एक सच्ची शिष्या की तरह ही मानूंगा। ऐसा क्यों? और हाँ, तुम दोनों बहनें हो, बाहरी नहीं। उपाधि की क्या चिंता? इशिता की आंखें और भी लाल हो गई। अगर ये पहले होता तो वो इसे जाने दे सकती थी, क्योंकि आखिरकार वे बहनें ही थी। लेकिन अब उसने अर्जुन मेहरा की तरफ देखा। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे लगा कि वो मन ही मन खुश हो रहा होगा, उस पर हंस रहा होगा। शुरू से ही एक सच्ची शिष्या होना उसका गौरव था, उसकी शान थी। अर्जुन के सामने शेखी बघारने का उसका आधार था। अब यह सम्मान किसी और को दे दिया गया था। अर्जुन की नजरों में वो जरूर एक मजाक होगी। उसे ये वापस लेना ही था। गुरुजी, मैं इसे स्वीकार नहीं करती, इशिता ने दांत पीसते हुए कहा। मेरी बहन को सच्ची शिष्या क्यों बनना है? आपने तो उसकी आत्मा की जड़ की भी परीक्षा नहीं ली। मीरा रेड्डी को भी अपराध बोध हुआ और उन्होंने तुरंत कहा, गुरुजी, मेरी बहन को सच्ची शिष्या बनने दीजिए। मैं सच्ची शिष्या होने के योग्य नहीं हूं। आंतरिक संप्रदाय की शिष्या होना ही एक बड़ा सौभाग्य है। ली प्रताप को भी सिर दर्द होने लगा। इशिता की योग्यताओं के साथ सच्ची शिष्या बनने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मीरा संप्रदाय के गुरु की बेटी द्वारा चुनी गई शिष्या थी। वो उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? इस समय अर्जुन आगे बढ़ा और ली प्रताप को एक नोट दिया। बड़े ली, मीरा रेड्डी के स्पिरिट रूट का परीक्षण क्यों नहीं करते? मीरा ने बेचैनी से अर्जुन की आस्तीन खींची। तुम क्या कर रहे हो? मैं शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने दूसरे दर्जे के स्पिरिट रूट के साथ वो कैसे कर पाती? हालांकि अर्जुन मुस्कुराया और एक ब्रश उठाया। मुझे विश्वास है कि मीरा में सच्ची शिष्या बनने की योग्यता है। उसके शब्दों में आत्मविश्वास की झलक थी। जिस ट्रांसेंड मॉर्टलिटी पिल की तलाश सबल्टर मास्टर ने एक दशक से भी ज्यादा समय से की थी, वो सिर्फ एक स्तर के सुधार के लिए तो नहीं हो सकती थी, है ना? मीरा का वर्तमान स्पिरिट रूट कम से कम चौथे दर्जे का था। इशिता से ज्यादा दूर नहीं, एक सच्ची शिष्या बनने के लिए काफी से ज्यादा। ओ, ली प्रताप ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। फिर उसने इशिता के जिद्दी चेहरे को देखा और एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मीरा रेड्डी के स्पिरिट रूट की जांच तो होनी ही चाहिए। हम इसे सबके सामने ही जांचेंगे। उसने एक हथेली के आकार का चक्र निकाला और कहा, मीरा रेड्डी, इस पर अपना हाथ रखो और स्पिरिट रूट का स्तर प्रकट हो जाएगा। मीरा का चेहरा लाल हो गया और उसने अनिच्छा से कहा, गुरुजी, मेरा स्पिरिट रूट बहुत नीचा है। ली प्रताप ने कहा, कोई बात नहीं, चाहे कितना भी नीचा हो, आप फिर भी मेरी शिष्या है। अजहाय होकर वो भारी मन से आगे बढ़ी और अपना छोटा सा हाथ चक्र पर रख दिया। उसका चेहरा निराशा से भरा था। वो पहले से ही उस शर्मनाक दृश्य की कल्पना कर सकती थी जब द्वितीय श्रेणी का स्पिरिट रूट प्रकट होगा। इशिता ने चक्र को गौर से देखा। उसे खुद देखना था। अगर मीरा के पास द्वितीय श्रेणी का स्पिरिट रूट होने का पता चल भी जाता, तो क्या ली प्रताप के पास उसे सच्चा शिष्या बनने देने का चेहरा होता? घुर 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 डिस्क कुछ देर तक घूमती रही, फिर रुक गई। उससे प्रकाश की एक किरण निकली जो हवा में स्पष्ट पाठ के रूप में तैर रही थी। 7वीं कक्षा की आत्मा जड़। अचानक हिलते हुए ली प्रताप अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। 7वीं कक्षा की आत्मा जड़, मीरा रेड्डी, तुमने तो अपने गुरु को सचमुच हैरान कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि मीरा की योग्यता जरूर कमजोर होगी, लेकिन ये एक ऐसा अस्तित्व निकला जो इशिता रेड्डी की 6ठी कक्षा की स्पिरिट रूट से भी आगे निकल गया। रेड्डी परिवार भी उतना ही हैरान था। वे आश्चर्य से चीख पड़े। मीरा खुद भी अचंभित थी। अर्जुन, क्या हो रहा है? उसमें ये बदलाव जरूर अर्जुन की वजह से आए होंगे। क्या ये वो रहस्यमयी तरल पदार्थ थे या वो स्पिरिट पिल जो उसने अभी अभी खाई थी? कदम कदम कदम,
इशिता पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका खूबसूरत चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी और अपना सिर हिलाती रही। असंभव, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 7वीं कक्षा की स्पिरिट रूट कैसे हो सकती है? मीरा अपनी उन्मत्त अवस्था से थोड़ी डरी हुई अर्जुन के पीछे आ गई। इसने इशिता का ध्यान अर्जुन की ओर खींचा, अपनी बहन में आए बदलावों के बारे में सोचते हुए, जो उसकी और अर्जुन की सगाई के बाद से ही शुरू हो गए थे। उसे इसका कारण समझ आ गया। उसने एक से ज्यादा बार अर्जुन को मीरा को चुपके से रहस्यमयी तरल पदार्थ देते देखा था, और अभी अभी जेड के डिब्बे में रखी वो स्पिरिट पिल जाहिर है बहुत कीमती। वो अर्जुन ही था। जरूर अर्जुन ही उसकी बहन में ये बदलाव लाया होगा। अपनी पूर्व द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट रूट बहन को उससे बेहतर बना दिया। सब कुछ समझते हुए इशिता रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह बहने लगे। अर्जुन मेहरा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? उसने 3 बार पूछा, फिर रोते हुए बाहर भाग गई। अर्जुन अवाक रह गया, बुदबुदाया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? ये बेतुका है। हालांकि मीरा दोषी लग रही थी। उसने अपनी बहन के मन की बात समझ ली, गहरी सांस ली। वो तुम्हें दोष नहीं देती। तुम्हें मेरे पक्ष में धकेलने के लिए वो खुद को दोषी मानती है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो उसका होना चाहिए था। अर्जुन को एहसास हुआ, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से उसके कंधे को गले लगाया। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ उसकी अपनी पसंद थी। ली प्रताप ने दोनों के रिश्ते को देखा। वो थोड़ा भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, मीरा रेड्डी, मुझे अभी भी शहर में उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास 9 श्रेणी की आत्मा जड़ है। अगले कुछ दिनों में अच्छी तरह से तैयारी करो, और जब मैं इस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा तो तुम मेरे पीछे वायु पर्वत संप्रदाय में वापस आ जाओगी। मीरा का दिल बैठ गया। उसने अपने बगल में खड़े अर्जुन की ओर देखा और कहा, गुरुजी, क्या आप अर्जुन मेहरा को भी शिष्य बना सकते हैं? ली प्रताप ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पहले उसकी योग्यता परख लेते हैं। अगर ये स्वीकार्य है तो मैं उसे शिष्य बनाने पर विचार कर सकता हूं। उसने चक्र अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने उसे ले लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें आध्यात्मिक शक्ति भर दी। वो थोड़ा चिंतित था। ये चक्र स्पष्ट रूप से कांसे के शासक की तुलना में संवेदनशीलता का पता लगाने में कमजोर था। क्या ये फिर से पता लगाने में विफल रहेगा? उसका डर सच हो गया। जल्द ही कोई आत्मा जड़ नहीं शब्द हवा में प्रक्षेपित हुए। ली प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से, हालांकि मैं एक संप्रदाय का वरिष्ठ हूं, फिर भी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को संप्रदाय में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है जिसके पास आत्मिक मूल नहीं है। मीरा ने उत्सुकता से कहा, लेकिन अर्जुन के पास तो पहले से ही साधना है। ओ, ली प्रताप की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, आत्मिक मूल नहीं, फिर भी उनके पास साधना है? ऐसी बात अनसुनी। रेड्डी महेश ने भी जल्दी से कहा, वरिष्ठ ली, ये बिल्कुल सच है। अर्जुन मेहरा के पास न केवल साधना है बल्कि वो काफी उल्लेखनीय भी है। उल्लेखनीय? ली प्रताप केवल मुस्कुराए। उनकी नजर में केवल आधार स्थापना से ऊपर की साधना ही मार्शल कलाकार की श्रेणी में नहीं आती थी। प्राण साधना क्षेत्र तो बस बच्चों का खेल था। आत्मिक मूल के बिना एक व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा दिव्य पदार्थों और सांसारिक निधियों का सेवन करके वे प्राण साधना की तीसरी या चौथी परत तक पहुंच सकते थे। हालांकि मीरा को मनाने के लिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तो मैं अर्जुन मेहरा को एक मौका दूंगा, मुझे अपनी साधना दिखाओ। रेड्डी महेश ने उत्साह से कहा, अर्जुन मेहरा, अपना सब कुछ झोंक दो। इतना कुछ सहने के बाद उन्हें अर्जुन पर पूरा भरोसा हो गया था। अपनी बेटी को किसी और के साथ छोड़कर वे सहज महसूस नहीं कर सकते थे। उसे अर्जुन को सौंपकर ही
उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त महसूस हुआ। तो अगर अर्जुन वायु पर्वत संप्रदाय में शामिल हो सके तो ये सबसे अच्छा होगा। मीरा रेड्डी भी इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने अपने घाघरे का किनारा पकड़ लिया, अपनी आत्मा मूल की परीक्षा के समय से भी ज्यादा बेचैन। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसके भाग्य का फैसला करने का क्षण आ गया है। अगर वो वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाता तो उसके लिए इस जीवन में एक उज्जवल भविष्य पाना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा वो मीरा के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए उसने कुछ भी नहीं रोका और नीम स्थापना तृतीय स्तर की अपार आध्यात्मिक शक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। ली प्रताप ने भावशून्य चेहरे से इसे महसूस किया। उसके मन में पहले से ही एक खाका था कि वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश करने के अर्जुन के विचार को कैसे दूर किया जाए। साथ ही वो मीरा के लिए इसे कम कष्टदायक बनाना चाहता था ताकि वो स्वेच्छा से उसके पीछे वायु पर्वत संप्रदाय में वापस चली जाए। अचानक नीम स्थापना क्षेत्र से आध्यात्मिक शक्ति के एक उभार ने उसके हृदय को झकझोर दिया। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत को महसूस करते हुए वो आश्चर्य से खड़ा हुआ। बुनियादी स्थापना तृतीय स्तर। बिना आध्यात्मिक मूल वाला व्यक्ति नीम स्थापना तृतीय स्तर तक साधना कैसे कर सकता है? उसे शक हुआ कि शायद चक्र टूट गया है और उसने गलत योग्यता का पता लगा लिया है। इतने कम उम्र के फाउंडेशन स्थापना तृतीय स्तर को वायु पर्वत संप्रदाय में भी विलक्षण प्रतिभा माना जाएगा। उसने एक नया चक्र निकाला और उत्सुकता से कहा, कृपया अपने आत्मिक मूल का पुनः परीक्षण करें। अर्जुन ने सिर हिलाया और उम्मीद के मुताबिक दोबारा परीक्षण किया, लेकिन नतीजा फिर भी कोई आत्मिक मूल नहीं ही निकला। ली प्रताप उन 3 शब्दों को बहुत देर तक स्तब्ध भाव से देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था अर्जुन इतने ऊंचे लोक में कैसे पहुंच गया। क्या ये उन पौराणिक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी गोलियों या विधियों में से एक हो सकती है जो क्षमता को क्षीण कर देती है? काफी सोचने के बाद यही एकमात्र संभावना प्रतीत हुई। ऐसे जीवन त्यागी टेढ़े रास्ते में बहुत गंभीर कमियां थी। उसने अर्जुन को स्वीकार करने के किसी भी विचार को तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन मीरा ने विनती की, गुरुदेव, अर्जुन की मुझ पर कृपा पर्वत के समान महान है। अगर वो वायु पर्वत संप्रदाय में नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ली प्रताप असहाय महसूस कर रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक समझौता प्रस्तावित किया। ऐसा क्यों न हो, मैं अर्जुन को एक और मौका दूंगा। जाने से पहले मैं अपने शिष्य जोशी किजेन से उसकी शक्ति का आकलन करवाऊंगा। अगर वो जोशी किजेन की 10 चालों का सामना कर सके तो मैं वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश करने की उसकी क्षमता को स्वीकार कर लूंगा। तुम क्या सोचते हो? मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। जोशी किजेन ली प्रताप के लंबे समय से शिष्य थे। उनकी साधना नीम स्थापना के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। उनके द्वारा अपनाई गई साधना तकनीकें निर्जला नगर के पीले स्तर के मध्यम स्तर की साधना तकनीकों से कहीं बेहतर थी। अर्जुन का क्षेत्र एक स्तर नीचे था और उसकी साधना तकनीकें कई स्तर पीछे थी। 10 चालों की तो बात ही छोड़िए, 3 चालों को सहना भी बेहद मुश्किल होता। ली प्रताप स्पष्ट रूप से अर्जुन को वायु पर्वत संप्रदाय में प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अर्जुन प्रसन्न थे, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। कम से कम ये एक दुर्लभ अवसर तो था। उसने तुरंत लिखा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। ली प्रताप ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, अगर तुम पास नहीं हो पाए तो मुझे मौका न देने का दोष मत देना, और साथ ही मुझे उम्मीद है कि तुम मीरा को सलाह दोगे कि वो भावुकता के कारण अपनी जीवन भर की साधना में देरी न करे। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और लिखा, सहमत। ली प्रताप मुस्कुराते हुए 9 स्तरीय आत्मा मूल की तलाश में चला गया। मीरा चिंतित थी और इधर उधर टहलती रही। अर्जुन, तुम कैसे सहमत हो गए? जोशी किजेन की साधना इतनी गहरी है, तुम उसकी 10 चालों का आसानी से सामना कैसे कर सकते हो? अर्जुन ने उच्च हथेली तकनीक
वांडरिंग ड्रैगन पाम के बारे में सोचा, जिसका उसे अभी तक अभ्यास करने का समय नहीं मिला था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक उठा। मुझे 3 दिन दो और मुझे उससे लड़ने का आत्मविश्वास मिल जाएगा। उसने जो कहा वो एक युद्ध था, सिर्फ 10 चालें सहना नहीं। मीरा इस पर कैसे विश्वास कर सकती थी? उसने आह भरी, तो जोशी किजेन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो। उम्मीद है मूल्यांकन के दौरान वो तुम्हारे साथ नरमी बरतेगा। अर्जुन ने ऊपरी तौर पर सहमति जताई। जैसे ही वो बाहर गया, उसने ड्रैगन राइजिंग पथ पर जाने की तैयारी की। किसी तकनीक को जल्दी से सीखने का सबसे अच्छा तरीका असल लड़ाई है। अचानक जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, उसने जोशी किजेन को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी थप्पड़ के निशान थे और वो गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मीरा रेड्डी की बातें क्यों छुपाई? मुझे हमारे मालिक से थप्पड़ मरवाने के लिए? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? अर्जुन हैरान लग रहा था। उसने लिखा, किसने अपनी नाक ऊंची करके मुझे और मेरी पत्नी को बिना कुछ कहे बाहर निकालना चाहा? किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया, है ना? थप्पड़ खाया, लेकिन खुद पर विचार करने के बजाय तुम दूसरों को दोष देते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे मालिक तुम्हें बेवकूफ कहते हैं। जोशी किजेन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और चिल्लाया, घिनौना, तुमने मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन निडर था। मुझसे लड़ना चाहते हो? कौन किससे डरता है? जोशी किजेन सचमुच उसे पकड़कर पीटना चाहता था, लेकिन अपने मालिक को नाराज कर देने के बाद रेड्डी परिवार के दरवाजे के बाहर हंगामा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अर्जुन को नफरत से घूरा। जब मैं अपनी मंगनी कर लूंगा और अपने काम निपटा लूंगा, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। मंगनी? चंद्रकांत सिलिन को भी हाल ही में मंगनी के लिए जाना पड़ा था। चंद्रकांत युक्यू ने तो उसे इस पर नजर रखने को भी कहा था। इतने सारे लोग हाल ही में मंगनी कर रहे हैं। ज्यादा सोचे बिना वो मुड़ा और सीधे ड्रैगन राइजिंग पथ की ओर चल पड़ा। मुसीबत से बचने के लिए उसने नंबर 1 शैडो गार्ड का मुखौटा पहना और दौड़कर ऊपर की ओर गया। जब वो 9वीं मंजिल पर पहुंचा, अचानक उसने अपने कान के पास अजीब सी धीमी चीखें सुनी। अर्जुन मेहरा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे वो जल्दी से मायालोक से पीछे हट गया। गौर से देखने लगा। उसने देखा कि इशिता रेड्डी 9वीं मंजिल पर खड़ी है। उसका चेहरा आंसू से भरा है और वो मायालोक में चंद्रकांत देशमुख के प्रक्षेपण का वध कर रही है, लेकिन वो अर्जुन का नाम बुदबुदाती रही। वो पागल हो गई होगी। अर्जुन ने अपने माथे पर काली रेखाएं ढकते हुए सोचा, चंद्रकांत देशमुख का प्रक्षेपण आसानी से टूटने वाला नहीं था। जल्द ही वो हार गई और बाहर फेंक दी गई। जैसे ही वो लड़ाई जारी रखने के लिए वापस अंदर जाने के लिए तैयार हुई, उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन तभी उसने देखा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। अपना सिर घुमाकर उसने एक अक्षर वाला मुखौटा देखा। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव आया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या बुदबुदा रही थी और शर्मा गई। क्या तुमने सब कुछ सुना? अर्जुन का मुंह फड़क उठा। वो बहरा नहीं था। मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा, उसने सहजता से कहा। इशिता ने जल्दी से समझाया, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है, गलतफहमी मत पालिए। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। नंबर 1 शैडो गार्ड से दोबारा मिलना उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन इस तरह मिलना वाकई शर्मनाक था। उसके आंसुओं से भरे चेहरे को देखते हुए अर्जुन ने गहराई से सोचा, क्या तुम कोई गति तकनीक साधना चाहती हो? उस जेड मनके को पाने के बाद से उसने उसकी साधना तकनीक और मूर्ति के नीचे की आश्चर्यजनक खोजों का पता लगाया था। उसे कुछ अपराध बोध हुआ। ये सब दरअसल उस गुरु ने इशिता के लिए छोड़े थे। फिर भी उसने सब ले लिया था। क्यों न उसे इसकी भरपाई के लिए कोई गति तकनीक सिखाई जाए? इशिता का चेहरा एक पल में लाल हो गया।
तुम मुझे कोई गति तकनीक सिखाओगी? सच में? अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। इशिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और शर्मिंदगी से उसके लाल होंठ भींच गए। उसने भी आंखें बंद कर ली। दोनों माया लोक में प्रवेश कर गए, जहां चंद्रकांत देशमुख थे। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें एकाकी जंगली हंस की छाया सिखाना चाहता हूं। यह काफी चुनौतीपूर्ण है। तुम्हें ध्यान से देखना और सीखना चाहिए। उसने उसे हाथों हाथ सिखाया। इशिता की समझ अच्छी थी और आधे दिन के बाद उसने प्रगति दिखाई। तुम ये भाग पूरा करो, मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हें सिखाना जारी रखूंगा। ये कहकर वो चुनौती देने के लिए 12वीं मंजिल पर चला गया। यहां प्रक्षेपण और भी मजबूत थे। उसी आधार स्थापना तृतीय स्तर के उन्होंने अर्जुन को पूरी तरह से परास्त कर दिया। बमुश्किल 100 चालों के बाद वो हार गया। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने जानबूझकर बैंगनी तलवार या अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। वो केवल वांडरिंग ड्रैगन पाम का उपयोग करता था और अपनी हथेली की तकनीक को लगातार निखारता रहता था। शाम ढलते ढलते वो थके हुए शरीर के साथ वापस चल पड़ा। खजाने के मंडप से गुजरते हुए उसने प्रशिक्षु आत्मा गुरुओं की भर्ती का एक बोर्ड देखा और उसे एक महत्वपूर्ण वादा याद आया जो वो भूल गया था। वो तुरंत वर्मा परिवार के पास गया। बेशक वो अपने कपड़े बदलना नहीं भूला। जल्द ही वर्मा परिवार के पिछवाड़े में वर्मा सिलिन ने सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, हमारे द्वारा भर्ती किए गए सभी प्रशिक्षु जो मानदंडों को पूरा करते हैं यहां है। अर्जुन मेहरा ने एक एक करके सभी को देखा। जब उसकी नजर एक साफ सुथरे और दयालु चेहरे वाले बुजुर्ग पर पड़ी तो वो थोड़ा रुका। उसे लगा कि ये बूढ़ा आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आपका नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। शर्मा वेन्युआन ने सम्मान